1918 या 1920 के से पहले जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब स्टार्ट हो गया था, अब अंग्रेजों के पास तो उतने बंदे ही नहीं थे। कॉलोनीज में बहुत बंदे ही बंदे थे उनके पास। ये गरम दल नरम दल था जिसमें कि उस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक्टिव हो चुके थे। वो क्रांतिकारियों के साथ थे, क्योंकि आपको पता ना हिंदुस्तान में जितना बड़ा कांग्रेस का मूवमेंट था उससे बहुत ज्यादा बड़ा क्रांतिकारियों का मूवमेंट था। नेताजी सुभाष और इन कांग्रेस वालों का हमने साहब ऐसा कुछ नहीं, विल नॉट कॉपरेट। आपकी लड़ाई है यार, आपकी यूरोप लड़ाई, हम क्यों कॉपरेट करें। तब तक क्या हुआ कि सर छोटू राम जो थे वो नॉर्थ में एक्टिव थे। तब इन्होंने कहा कि नहीं, हम लोगों को कॉपरेट करना चाहिए। ये जैसे कहते हैं कि शोभा सिंह ने सारा सीपी, हमारा राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट बनाया। अब इंडिया गेट का सिग्निफिकेंस क्या है? उसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जो हमारे शहीद लोग थे उनके नाम आते हैं। मतलब है तो एक्चुअली में उसको भी कॉपी किया गया। हाँ, नेपोलियन वाले से। हाँ, नेपोलियन ने बनाया था तो वो उनको आइडिया बड़ा अच्छा लगा कि वो हमेशा जो है ना सिमिलर, वो भी स्ट्रक्चर भी सिमिलर है, रोड्स ऐसे। हाँ, लेकिन वो आइडिया बहुत अच्छा है कि भाई एवरी आर्क डी ट्रायम्फ रोड का नाम है शॉम्स-एलिज़े है। वो तो शॉम्स-एलिज़े एक है, वो 8-10 रोड वही कन्वर्ज होती है। ओके, अरे क्या बोल रहे थे? हाँ, हम पूछ रहे थे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो मार्टर्स हैं हमारे, उनके नाम है। तो मार्टर्स तो ठीक है, क्यों मार्टर्स है वो का एक कंट्रोवर्शियल स्टोरी। अपने लिए तो लड़े नहीं थे बेचारे, तो लड़ रहे थे एकदम हिट द क्या कहते हैं, हेड ऑन द नेल। कथा ये है मालिक, कथा क्या है, यह कंट्रोवर्शियल कथा है कि 1918 या 1920 के से पहले जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब स्टार्ट हो गया था तो अंग्रेजों ने रियलाइज किया कि ये जो युद्ध है ये वॉर ऑफ अट्रिशन है। इसका मतलब ये है कि आपको दूसरे जो भी अटैक कर रहा है ना उसके ऊपर आपने हमला करके उसकी सेना को खत्म कर देना है और तब आप जीतेंगे। अब अंग्रेजों के पास तो उतने बंदे ही नहीं थे जितना जर्मनी में होंगे या बाकी जो वॉरिंग कंट्रीज थे उनके पास होंगे, बट कॉलोनीज थी, कॉलोनीज में बहुत बंदे ही बंदे थे उनके पास। अब उन्होंने सोचा कि हम लोग किस तरीके से कॉलोनी वालों को हम लोग यूज करें। अब उसमें से कोई ट्रेंड नहीं था, तो ये नीड थी अंग्रेजों की, बहुत जरूरी नीड थी, इमीडिएट। आप उल्टा भी देख सकते हैं, अपने बंदों को क्यों भेजे कॉलोनीज। एग्जैक्टली। तब उन्होंने ये सोचा कि हम लोग किसी तरीके से ना इंडियन लोगों को सोल्जर बना करके हम लोग भेज। अब यहाँ पे एक गरम दल नरम दल था जिसमें कि उस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक्टिव हो चुके थे, क्योंकि वो प्रेसिडेंसी कॉलेज से बाहर निकल चुके थे और आईसीएस का एग्जाम पास सब कर लिए थे शायद, लेकिन वो लीडर बन गए थे। वो क्रांतिकारियों के साथ थे, क्योंकि आपको पता ना हिंदुस्तान में जितना बड़ा कांग्रेस का मूवमेंट था उससे बहुत ज्यादा बड़ा क्रांतिकारियों का मूवमेंट था। ये बेहतर था। बंगाल में उन्होंने क्यों शिफ्ट किया था बंगाल से अपना कैपिटल? बंगाल में परेशान हो गए थे। बंगाल में उनके चीफ इंस्पेक्टर को उड़ा दिया उन्होंने। उसके बाद 3-4 हमले कर दिए थे जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का था उसके ऊपर। ठीक है, इतना ज्यादा आज के हिसाब से आप कहिए तो टेरर स्ट्राइक्स हो रहे थे कि उन्होंने डिसाइड कर लिया कि बंगाल में रह नहीं सकते। उसके बाद उन्होंने साइकोलॉजिकल गेम खेला जिसके अंदर वो कहते थे कि बंगाली जो है वो डरपोक होते हैं, बंगालियों को लड़ना नहीं आता, बंगालियों को। ये आप देखिए, वो लोग साइकोलॉजिकली उन्होंने बंगालियों को तोड़ने के लिए, आज तक हम लोग यही मानते हैं कि बंगालियों को लड़ना नहीं आता। ये अंग्रेजों का फैलाया हुआ था, क्योंकि वो इसी का दूसरा एस्पेक्ट तो ये भी है ना कि चूंकि उन लोगों को वो पहले अपने रंग में डलवा पाए थे, तो वो थोड़ा सा प्रो हो गए थे इंग्लिश लिटरेचर और इन सब चीजों पे। नहीं, आपको जो बताया जा रहा है ना वो खाली माइकल मधुसूदन दत्त की कहानी बताई जा रही है, राजा राम मोहन रॉय की कहानी बताई जा रही है। वो जो चिट्टागोंग में जो स्कूली बच्चों ने इतना मार दिया था अंग्रेजों को, उसी कहानी तो आपको नहीं बताई जाती है। जो उनके जो टीचर थे उनको सबसे भयानक टॉर्चर किया गया था, तो उसी टाइप की कहानी। मतलब वो आप अच्छा किया आप उसको कॉन्टेक्स्ट में लेकर के आए। तो ये जो गरम दल वाले थे दे वर ऑल एक्चुअली, मतलब उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी थे। अब इन लोगों ने जब अंग्रेजों को ये रिक्वायरमेंट हो गई तो उन्होंने ऑफर किया कि हम लोग जो है वो इंडियन सोल्जर्स को ट्रेन करेंगे और उनको तनख्वाह देंगे। तो नेताजी सुभाष और इन कांग्रेस वालों का हमने साहब ऐसा कुछ नहीं, विल नॉट कॉपरेट। आपकी लड़ाई है यार, आपकी यूरोप में लड़ाई है, हम क्यों कॉपरेट करें। तो सारे जो बंगाल के नेता लोग थे वो लोग इसके बारे में रिवोल्ट करते हैं। बेसिकली बंगाल और बॉम्बे ही ड्रिवन था इंडिया के इंडिपेंडेंस, तो बंगाल वाज अगेंस्ट इट। और जो बॉम्बे वाले थे दे वर कॉन्टेम्पलेटिंग, मतलब वो सोच रहे थे कि ऐसा कुछ किया जाए क्या। तब तक क्या हुआ कि सर छोटू राम जो थे वो नॉर्थ में एक्टिव थे। पंजाब, उस समय का जो पंजाब हरियाणा का जो बेल्ट है तो सिंगल पंजाब वाली, उस समय छोटू राम थे, सर छोटू राम नहीं हुए थे। तो उनको एक चीज समझ में आई जो किसी को नहीं समझ में आई।
उन्होंने ये सोचा कि हम लोगों को इनको हराना है, अंग्रेजों को, और इनको हराना पड़ेगा बाय फोर्स ओनली, और हमारे पास असला आ भी जाएगा तो चलाना नहीं आएगा, क्योंकि उसके लिए ट्रेनिंग कैंप चाहिए चलाने के लिए। अच्छा, जिस सोफिस्टिकेटेड लेवल का वॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने वाला था या हो भी रहा था, उस वॉर में आप किसी को, मतलब आप नॉर्मल तरीके से अगर आप चाहें कि आप भीड़ करके किसी को हरा दें तो ऐसा तो नहीं हो सकता। बहुत सोफिस्टिकेटेड लेवल का तलवार तीर कमान नहीं था, स्ट्रैटेजी सारी चीज से लड़ना था आपको, और मशीन की ट्रेनिंग ही नहीं थी आपकी, क्योंकि जो ओरिजिनल इंडियन वॉरियर्स तो पुराने हथियार यूज करते थे ना, तलवार, लट्ठर, भाला। तब इन्होंने कहा कि नहीं, हम लोगों को कोऑपरेट करना चाहिए, हम लोगों को अंग्रेजों को इस वॉर में कोऑपरेट करना है। बस इसी बात पे जो था ना, वो बाकी लोग इनसे नाराज हो गए, सर छोटू राम से। और सर छोटू राम ने इसको ना बहुत सोफिस्टिकेटेड ढंग से उन्होंने जहर पी लिया, बहुत लोगों ने उनको गाली दी, और उसके बाद वो खुद गांव में घूमते थे, ये भीड़ लेकर, मतलब अपना डपली बजा बजा करके वो गाना गाते थे। एक आपने गाना बहुत फेमस सुना होगा हिंदी फिल्म का, तेरे द्वार खड़ा एक जोगी। वो एक्चुअल गाना जो है ना, वो है तेरे द्वार खड़ा रंगरूट। अच्छा जी, ये सर छोटू राम गाते थे, तेरे द्वार खड़ा रंगरूट। वो हर एक गांव में जाते थे और ये गाना गाते थे, तेरे द्वार खड़ा रंगरूट, यहाँ मिलती सूखी रोटी वहां मिलेंगे बिस्कुट, तेरे द्वार खड़ा रंगरूट। उसके बाद फिर वो क्या कहते थे, यहाँ चलता तू खाली पैर वहां मिलेंगे बूट, तेरे द्वार खड़ा रंगरूट। तो वो इस जो गरीबी का जो सिचुएशन था ना, उसको एक्सप्लॉइट करके वो कह रहे थे कि साहब अंग्रेजों के लिए लड़ो, कम से कम तुम्हें खाना ढंग का मिलेगा। वो ये नहीं बोलते थे कि वो एक बार भी ये स्टेटमेंट नहीं बोलते थे कि क्या करना उसके बाद। तो ये लोग धीरे धीरे रेवाड़ी और इस एरिया के लिए, जो सेकंड जाट है ना, जो सबसे सेलिब्रेटेड रेजिमेंट है इंडियन आर्मी की, बहुत फेमस रेजिमेंट है सेकंड जाट, उसमें उसके बनाने में बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन सर छोटू राम का। अच्छा, उसके बाद सेकंड जाट बनी, जाट या रेवाड़ी के आसपास के इस एरिया के ना सारे जो यंग लड़के थे, उन्होंने भाई खाने को कुछ था नहीं, कम से कम खाना तो दे रहे थे अंग्रेज। उस बाद ये लोग गए लड़ने के लिए, अंग्रेजों ने उनको ट्रेनिंग दे दी, वो लड़ने के लिए चले गए। उन्होंने क्या किया, अफ्रीका में उनको डिप्लॉय किया, अफ्रीका में या ऑटोमन एम्पायर के अगेंस्ट उन्होंने डिप्लॉय किया उनको। ऑटोमन एम्पायर को जो पीटना शुरू किया है वो ब्रिटिश सोल्जर्स ने नहीं किया, वो ब्रिटिश इंडियन सोल्जर्स ने पीटा है उसको। हाइफा आजाद कराया उन्होंने। एक्चुअली में इजराइल क्यों हिंदुस्तान के लिए हमेशा कृतज्ञ रहता है, क्योंकि इजराइल का जो पहला लैंड जो आजाद कराया है वो इंडियन सोल्जर्स ने कराया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, वो भी जो ओटोमन एम्पायर, जिसको हम ओटोमन आप कहते हैं, एक्चुअली उसका नाम उस्मान एम्पायर था, अंग्रेज उसको ओटोमन करते हैं, वो उस्मान का एम्पायर था। तो उस्मान का जो एम्पायर को जो सबसे पहला झटका लगा है ना, वो इंडियन सोल्जर से लगा है। अच्छा, और उसके बाद जिसके नाम पे अभी ना मुस्तफ़ा कमाल जो नाम है, वो कोई पीस लविंग आदमी नहीं था, वो इंडियन सोल्जर से त्रस्त हो गया था। वो लोग इतना मारे थे इसको मुस्तफ़ा कमाल को कि वो तो सीज फायर हो गया और ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स हो गई, नहीं तो पूरा का पूरा वो ये लोग पूरा डमास्कस तक कैप्चर करने वाले थे इंडियन सोल्जर्स। इसीलिए आज तक टर्की जो है ना वो इंडिया से चिढ़ता है, क्योंकि उस जो ऑटोमन एम्पायर था उसको खत्म करने वाला इंडियन सोल्जर्स थे, जो आपके हरियाणा और पंजाब के जो सोल्जर्स थे, इन्होंने ऑटोमन एम्पायर खत्म किया। तो जब ये बात हो गई, जब इंडियन सोल्जर्स अपना प्रूव करने लगे मेटल इन मैकेनाइज्ड वॉरफेयर, तब ये लोग जब हिंदुस्तान आए, तब धीरे धीरे इन लोगों को समझ में आने लगा कि ये जो सोल्जर्स थे ना, ये ट्रेंड थे और ये बैटल हार्डेंड थे, अब केपेबल है, अब केपेबल हैं ये लड़ने के लिए। आप ये ब्रिटिश एनल्स पढ़ के देख लीजिए कि उनको ये समझ में आ गया था कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से उनको डर नहीं लगता था। उनको इस बात का डर था कि जब 25 लाख इंडियन सोल्जर्स आ गए हैं और उनको हम डिस्चार्ज कर देंगे तो वो क्या करेंगे, वो आपको खत्म करेंगे सबसे पहले। इसीलिए उन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर के तुरंत में हिंदुस्तान को आज़ाद करने का, तो उस पूरे के पूरे ये जो डिज़ाइन बनाना, इसमें बहुत विजनरी आदमी का हाथ था जिसका नाम था कि सर छोटू राम। 1937 में जब अंग्रेज़ों को समझ में आया कि भाई ये सर छोटू राम ने तो हमारे लिए बहुत अच्छा कर दिया, भाई हमारे सोल्जर्स तैयार हो गए, तो उन्होंने उनको नाइटहुड दे दिया, इसलिए वो छोटू राम से सर छोटू राम हो गए। जबकि उनको ये नहीं समझ में आया कि 10 साल के बाद उन्होंने जो आर्मी खड़ी की है उसी के डर के मारे हिंदुस्तान छोड़ करके भागे।